अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग जो न्यू चैप्टर है हमारा स्टार्ट हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी या मैंने जिसका ई कैट प्रिपरेशन भी जो उसके प्लेलिस्ट है उसमें भी शामिल किया है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे जो इसको ईजी लेते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए जो एग्जाम में जो के MCQs आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज आपके ई कैट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी जो आप फ्यूचर में देंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच मैट्रिसेस है फॉलोइंग। जो भी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है उसको हमने नाम से बताना है, यानी स्पेसिफाई करना है, वाजे करना है कि क्या है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया कि मैट्रिसेस में आपके दोनों नंबर्स ही यूज हो रहे थे, यानी रियल नंबर, रियल में आपके पास कोई भी आ सकता है, रैशनल, इरेशनल, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हो रहा होता है। इमेजिनरी पार्ट ज़्यादातर आपको आयोटा जैसे चीज़ें मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आयोटा भी आपको। अब देखो हमारे पास सबसे पहला जैसे पार्ट है, उसमें हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3, हमारे पास 3 रो 3 कॉलम है। अब आपको यहाँ पर डायगोनल में मैंने डायगोनल भी बताया था कि मेन डायगोनल होना चाहिए, यानी ये हमारे पास टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो गए, टॉप राइट पर अगर खत्म हो रहा है तो इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल भी कहते हैं। अगर वो नॉन जीरो हो और उसके अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट क्या हो, अंदर जो भी लिखे हो हमारे पास एलिमेंट वो जीरो हो, तो इसको हमेशा हम कहते हैं ये डायगोनल है। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास ये डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्पेलिंग देख लेना है, वैसे मेरे को स्पेलिंग अभी इग्नोर करना है स्पेलिंग को। हमारे पास सबसे पहले डायगोनल हो गया। हमारे पास पार्ट 2 में क्या है, अब देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक कॉलम दिख रहा है और 3 रो। कॉलम मतलब हमारे पास वर्टिकल लाइन, ठीक है, और कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर एक आपको कॉलम में नजर आ रहा है, वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास कम से कम एक, ठीक है, यानी कम से कम के मतलब कि एक ही मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स में कॉलम हो, बाकी रो कितने भी हो सकती है, 2 4 कितने भी हो सकती है, तो वो कहलाता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर की बात की जाए, वैसे हमें ऑर्डर अभी यहाँ पे नहीं मालूम करना, तो हमारे पास 1 है तो रो कॉलम के बाद देखी जाती है, तो हमारे पास रो बाय कॉलम देखेंगे तो हमारे पास रो कितनी, इसमें 3। ठीक है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, एंड देन वर्टिकल लाइन 1 है, तो 3/1 इसका हमारे पास वो होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, रो इंटू कॉलम, सॉरी हम रो इंटू कॉलम लेते हैं, हमारे पास रो 3 है एंड 3/1 होगा। देन हमारे पास पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि हमारे पास एक ही रो नजर आ रही है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे ROW, रो एंड देन मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ आपने नाम लिखना है, आपने ये पहचानना है कि इसमें कौन सा पार्ट या टाइप है ये हमारे पास मैट्रिक्स की। पार्ट नंबर 4 में देखो हमारे पास जो डायगोनल है, यानी कि जो मेन डायगोनल वो 0 है, बाकी आपको क्या मिल रहा है, एक इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, आयोटा इसमें शामिल है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में भी देखा था कि हमारे पास एक टाइप थी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ठीक है, उसमें हम कहते थे जो डायगोनल है वो 0 है, बाकी हमारे पास इमेजिनरी नंबर दिखे तो उसकी एक ट्रिक थी, जैसे मैंने बताया था कि इसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसको डायरेक्टली पहचानने का, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं मैट्रिक्स। अब देखो ये जो डायगोनल पे 0 होंगे और इसके अलावा जो भी है आपको वो इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। अगेन आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर देखो जो डायगोनल है वो हमारे पास 1 है, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो भी इसके अपर और लोअर में दिख रहे हैं वो सारे 0 है। तो ये 1 होने की वजह से हम कहेंगे कि ये यूनिट है, यूनिट मैट्रिक्स बोलो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमारे पास डायगोनल में नॉन जीरो नंबर मिल रहा है। ठीक है, यानी 0 के अलावा कोई भी आपके पास नंबर मिल रहा है डायगोनल में और बाकी सब 0 है, तो अगेन हमारे पास ये भी डायगोनल ही कहलाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 होता तो हम कहते कि ये स्केलर बन गया ना, अब हम यहाँ पर डायगोनल ही लिखेंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगेन हमने ऊपर देखिए, अगर हमारे पास डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लो, रियल नंबर में से कोई भी होगा या हमारे पास नॉन जीरो कुछ भी नंबर होगा,
तो हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास सेम है, क्योंकि √7 तो हम इसको यही 2/2 तो होगा। एक बात याद रखना कि हमारे पास स्केलर में 2/2 होगा। अब ये तो सॉरी 2/2 बोल रहा हूँ, हमारे पास स्क्वायर होगा यानी 3/3 या 2/2 का मैट्रिक्स होगा। और साथ में हम ये चेक करेंगे कि ये डायगोनल में सेम एलिमेंट हो यानी सेम कोई नंबर हो, तो हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स है। राइट, इट इज स्केलर। 8 पार्ट में हमारे पास अगेन डायगोनल में हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यही चीज मैंने यहाँ पर भी बताई थी, ये 2/2 का था, ये 3/3 का दिया हुआ है। अब हमारे पास 0 तो है, लेकिन शायद साथ में उसके ऊपर और लोअर में हमारे पास जो एलिमेंट दिया है वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो वो हम क्या कहलाएगा, ये जब भी इस तरीके से आ जाए तो आप फौरन पहचान लें कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स लिख लेना आगे। 9 में हमारे पास इसमें उसमें स्लाइट फर्क है, वो क्या है, थोड़ा सा फर्क है 8 और 9 में, कि हमारे पास बाकी सारे तो हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन डायगोनल में 0 नहीं है। 0 के अलावा कोई नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है, 0 के अलावा कोई भी हमारे पास रियल नंबर में से नॉन जीरो हो, तो हम इसको कहेंगे सिर्फ हर्मिशियन। सिर्फ वो तो मैं कहने के बोल रहा हूँ, लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो हर्मिशियन मैट्रिक्स। राइट तो ये पहला हमारे पास क्वेश्चन था, इसके सारे पार्ट्स हमने यहाँ पर डिटेल में मैंने बता दिया है। अगर इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर वो देखी होगी तो अच्छे से और भी एक्सप्लेन आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये एक चार्ट आपको दिख रहा है कि हमारे पास यह टेबल गिवन है, और शुरू में जो लाइन लिखी थी वो हमारे पास, जो मैं मीनिंग समझा देता हूँ, कि हमारे पास एक न्यूज़पेपर एजेंट है, ठीक है, यानी कि न्यूज़ वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास अखबार होते हैं वो सेल कर रहा है किसी शहर में, ठीक है, और डेली कितने सेल करता है उसके एक वीकली रिकॉर्ड गिवन है, ठीक है। दो तरीके के जैसे हमारे पास दिख रहे हैं यहाँ पे अखबार, डॉन न्यूज़ है और जंग न्यूज़ है, ठीक है। तो वो हमारे पास डेली में जो भी रिकॉर्ड है वो आपको गिवन है। मेन चीज क्या पूछ रहा है कि राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। आपने इस इंफॉर्मेशन को जो भी आपको गिवन है अबव उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और साथ ही साथ उसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने वो भी इंट्रोडक्शन में देखा था, क्या होता है वो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हुए भी देखेंगे, इसको सीखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह बनती है हमारे पास, जिससे हम सेट में भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी लेटर से, कैपिटल लेटर से, मान लो हमने ए से इसको रिप्रेजेंट किया, और हम स्क्वायर में स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट भी चलता है किसी किसी बुक में, आपकी बुक में वैसे ज़्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट ही देखा है। तो जो आपको डेटा गिवन है ये मंडे ट्यूसडे, इसके अलावा जो है हम सिर्फ नंबर्स को लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है नंबर्स की अरेंजमेंट हम करते हैं। तो 80 और नीचे 100 हम इसको लिख लेते हैं जल्दी से, 90 110 एंड 100, यहाँ पर 90 95 एंड 95 85 105 75 85 70 एंड 80, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, और हमारे पास ये टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ा टेबल है। हो सकता है हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी ना पूछे, या एमसीक्यूज में अगर पूछा भी जाए हो सकता है वो वर्डिंग में दे दे, छोटी सी टेबल दे दे, आपको बोले कि मैट्रिक्स फॉर्म मालूम करो या ऑर्डर मालूम करो। मेरे लिहाज से जहाँ तक है कि ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम मैट्रिक्स को देख के निकालते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई हमारे पास। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाहूँ, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, पहले नंबर ऑफ रो देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई जो है नंबर ऑफ कॉलम। अब मल्टीप्लाई मैंने बोला है लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं रो बाय कॉलम, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई के तौर पर नहीं लेते, हम अलग अलग जाहिर करने के लिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका सिंबल भी देख लेते हैं कि ओ ए, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो सबसे पहले आप रो देख लो। रो आप कैसे देखोगे, हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये लाइन देखो 2 है हमारे पास, तो 2 लिख लो, 2 हमारे पास रो है। अब कॉलम क्या है हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन जितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 हमारे पास कॉलम है, 2 हमारे पास रो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आएगा 2/7। इतना सा क्वेश्चन था हमारे पास, इसको नोट कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन है। अब आपको दो मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स कहे कि वो आपस में बराबर है, इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है
वो बराबर होंगे। और कौन से एलिमेंट? हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे हमारे पास ये है, मान लो इसकी पोजीशन A11 है, तो A11 पोजीशन पे ही हमारा जो एलिमेंट है वो उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने आई जे की फॉर्म में बताया था कि AIJ, यानी आई जो बता रहा है वो रो नंबर बता रहे हैं और ये हमारे पास बता रहे हैं कॉलम नंबर। ठीक है, तो रो कॉलम नंबर जो है हमारे पास A11 इसका है, A12 इसका है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, और ये मान लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो इसी पोजीशन पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो बराबर होगा। ये थी हमारे पास इसकी डिटेलिंग। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद आप इसको रिपीट कर लो। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह लिखोगे, रिपीट कर लोगे। -4 आयोटा 6 आयोटा जो मैट्रिसेस है वो बराबर है डी टी। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पर डी नहीं होगा, ए बी सी। ये जो है हमारे पास ये बी है, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर ली थी, राइट। तो अब हमारे पास जैसे कि एलिमेंट ए बिल्कुल पोजीशन जो है इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आ रहा है वो 7 आयोटा आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली ये कर लेंगे ए बराबर है 7 आयोटा का, ये लिख देंगे, क्योंकि हमें यही चीज़ मालूम करनी है कि कौन से हमारे पास अननोन है। तो ए अननोन था। अब अननोन का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है ना, हमारे पास जो नंबर गिवन है वो तो अननोन नहीं है। ए अननोन है तो एक इसके बराबर होगा 7 आयोटा के। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं जैसे A12 पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, तो -4 आयोटा बराबर होगा बी के। ठीक है, -4 आयोटा बराबर होगा बी के। अगर बी अननोन है तो बी क्या हो सकता है, बी -4 आयोटा होगा। ठीक है, इस तरह हम इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। 8 आयोटा किसके बराबर होगा, ई के, क्योंकि हम सी को मालूम कर रहे हैं, तो सी में लिख लेता हूँ डायरेक्ट के सी हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा के ही इक्वल। एंड लास्ट है 6 आयोटा डी के बराबर है, तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू 6 आयोटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। अब हमारे पास पार्ट 2 भी इसी तरीके से है। अब 3/3 का है तो हम शुरू से देखेंगे हमारे पास ये पोजीशन जो है 2 1 1,1 या 1 बोल दो, A11, तो वो इसके बराबर होगा इसी पोजीशन के। तो हम यहाँ पर अननोन निकालने वाले, सबसे पहले आप क्वेश्चन रिपीट कर देना, यहाँ पर जगह नहीं होगी तो इसलिए मैं आपको वैसे ही ओरली बता रहा हूँ कि आप रिपीट कर लेना अगर कॉपी में लिख रहे हो। तो 2 हमारे पास किसके बराबर है, इस लिहाज से 2 बराबर होगा डी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी इक्वल है, समझो कि डी इक्वल है हमारे पास 2 के। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं आप इसी तरह लिख रहे हैं। ठीक है, डी इक्वल होगा, हमारे पास डी अननोन था। यहाँ पर आ जाएंगे -3, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ई के। ठीक है, तो इस लिहाज से ई इज इक्वल टू -3, राइट। तो ए बी सी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसमें हम सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे। अच्छा, ये ए है और ये 9 है। ओके, तो ए हो जाएगा, सॉरी हमारे पास 5 हो जाएगा जी के, तो जी इक्वल ले लेते हैं पहले 5 के, फिर आते हैं हम सेकंड रो पे। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ए इक्वल होगा किसके, -2 के, तो ए इज इक्वल टू -2, राइट। एंड 9 इज इक्वल टू एफ, तो एफ यहाँ पर लिख लेंगे 9 के इक्वल है, राइट। तो हमारे पास अब 0 देख लेते हैं। 0 असल में वो ओ लिखा है, ठीक है, अब हमें 0 ओ का पता नहीं चल रहा है, तो ओ कोई भी हो सकता है, मैंने जो आप बुक में वो सही से देख लेना, तो ओ इक्वल है 0 के। तो बी हमारे पास -4 के इक्वल हो जाएगा इस लिहाज से, एंड सी इक्वल होगा हमारे पास 7 के, राइट। -1 इक्वल है हमारे पास, यहाँ पर -1 ही लिखा हुआ है, तो उसमें चेक कर लो कि हमारे बुक में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर ये अननोन नहीं था हमारे पास, सिंपली जो अननोन थे वो हमने निकाल लिए हैं। -1 के ही इक्वल होगा, लेकिन हमारे पास अननोन जो भी वेरिएबल्स थे वो मैंने यहाँ पर निकाल लिए। इसको नोट कर लो। हम पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा जो ट्रिकी है वो भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है, थोड़ा सा हमारे पास लेंथी होगा लेकिन मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा। तो हमारे पास जो अननोन है, सबसे पहले हमें जो फाइंड क्या करना है, अननोन करना है। तो आपने जो बाकी है जो नंबर्स गिवन है वो नहीं लेने, सिर्फ अननोन वाला ही अपने पोजीशन लेके उसके ही एलिमेंट को हमने लिखना है। ठीक है, एक बार आपने मान लो ये क्वेश्चन रिपीट कर लेना है। सबसे पहले हमें पहला अननोन क्या दिख रहा है, x प्लस वाई अननोन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, हमारे पास 3 है, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब पिछली बार में मैंने o इक्वल टू 0 लिख लिया था, वो o नहीं था, वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास z अननोन दिख रहा है, तो z इक्वल हो जाएगा बिल्कुल 3x के,
पार्ट नंबर 2, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अच्छा 9 भी नहीं है और 2x प्लस वाई ये अननोन नज़र आ रहा है, इसको ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल इक्वल होगा हमारे पास 4 के, एंड देन लास्ट में e भी हमारे पास अननोन ही है, तो वो होगा y अपॉन 2 के। इक्वेशन नंबर 3 है इसका नाम और इसका है 4। अब अपने कौन सी इक्वेशन पिक करनी है ये आप देख लो, जो भी हमें इजी नज़र आ रहा है, जैसे x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास इजी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, हम साइमल्टेनियसली इसको लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 लिया, सॉरी यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, राइट। तो x प्लस वाई इक्वल है 3 के, और नीचे हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल है 4 के, राइट। अगर हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक जो है वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर y और y में हमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ इसका सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब y माइनस वाई दोनों कैंसिल, तो x माइनस, अब इसका साइन क्या हो जाएगा, -2x, ठीक है। x माइनस 2x कितना आ जाएगा, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, ठीक है। एक में से -2 किया, यहाँ पर 3 माइनस 4 किया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो आपने ले देख लिया, हमारे पास माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल होके सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। एक वेरिएबल जो है हमारे पास अननोन वो निकला है। अब इसी को ही लेके, अच्छा ये यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 1 आया है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके, मान लो 1 में पुट करेंगे तो हमें y भी निकल जाएगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 1 हमने मान लो यहाँ रख दिया, तो 1 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3 के। अब y जो है हमारे पास सेम रहा, 1 उधर गया तो 3 माइनस 1 हो गया, एंड y इक्वल टू 2, यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आई। दो वैल्यूज अननोन निकल चुकी है। अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें हमारे पास कि हम z निकाल लें, z के लिए हमने सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट अगेन हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में है ना हमारे पास, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। z इक्वल टू 3x है, z इक्वल टू 3x, एक बार रिपीट कर लो, तो z इक्वल होगा, x हमारे पास 1 के बराबर था, और यहाँ से z आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। इसको भी हमने ले लिया। लास्ट जो है हमारे पास, क्योंकि y निकला हुआ है, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा के y इक्वल टू 2 इक्वेशन 4 में रख दे तो हमें सिंपली a निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर जो हमारे पास था 4, ठीक है। तो 4 इक्वेशन है हमारे पास, a इक्वल टू वाई अपॉन 2, y हमारे पास 2 था, तो सॉरी हमारे पास 2 अपॉन 2 हुआ, यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। तो a भी हमारे पास 1 के बराबर है। अगर आपने एक साथ इनको रिजल्ट में लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हो कि रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, x है 1 के बराबर, एंड y भी है 1 के बराबर, और z है 1 के बराबर, सॉरी z हमारे पास 3 1 3 है, यहाँ पर भी मैंने देख लिया, तो 3 1 3, ठीक है। यहाँ पर 3 के बराबर आ गया, एंड a जो है वो 1 के बराबर है। तो ये तो हमारे पास x y z की जो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली। अब पार्ट नंबर जो है, सॉरी पार्ट नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, इसको नोट कर लो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, अगर जो ज़्यादा पार्ट होंगे हम उसको कुछ पार्ट जो है मैक्सिमम पार्ट में कोशिश करूँगा कराने की। तो जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैं होमवर्क दूँ वो आपने ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है आपको ही इस पे प्रैक्टिस में निकालना होगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पता चल जाए कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरीके की आ रही है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।